बायोलॉजी, बायोलॉजी का पार्ट 1, टॉप-स्पीड एडवांस ज्ञान बुक का पार्ट 86, बायोलॉजी। जीवों के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों का मतलब पादप प्लस जंतु दोनों का। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों बायोस एवं लोजोस के मिलने से बना है। बायोस का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ और लोजोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क जो फ्रांस के थे एवं ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान को वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान दो भागों में बांटते हैं। बॉटनी, ग्रीन बॉटनी जिसे प्लांट एवं जूलॉजी में ग्रीन जून यानी एनिमल प्लस लोजोस टू स्टडी। एनरेस्ट हेकल ने 1866 ईस्वी में बॉटनी और जूलॉजी के अतिरिक्त जीवों का एक तीसरा समूह ने प्रोटिस्टा प्रस्तावित किया। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास पद्धति ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने जिसका काल था 384 से 222 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अतः अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरल में प्रचलांक एवं संवेदनशीलता, लवक, सेलुलोज, निर्मित कोशिका भित्ति की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार बनाकर जीव जगत को पादप एवं जंतु दो समूहों में बांटा था। इन्होंने ही वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली की नींव रखी थी। अतः इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। जीवों को पादप एवं जंतु सिर्फ दो समूहों में बांटने से कई कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसे युगलिना जंतु की तरह चलनशील होता है तथा पौधों के समान हरित लवक यानी क्लोरोफिल युक्त, अतः इसे किस समूह में रखा जाए। उपयुक्त कठिनाई को देखते हुए व्हिटेकर ने 1969 में जीवों को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1, मोनेरा। इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इत्यादि सम्मिलित है। फिर दूसरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल वाले सूक्ष्म जीव जैसे एल्गी यानी शैवाल एवं प्रोटोजोआ शामिल है। प्लांटी और मेटाफिटा। इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषणीय हरे पौधे शामिल होते हैं जैसे एल्गी, मार्सस, फर्न एसेट्रा। फंगी कवक। चौथा है फंगी कवक। इसके अंतर्गत हरित लवक रहित पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता सम्मिलित होते हैं। ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। नंबर 5 एनिमिलिया और मेटाजोआ। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतु सम्मिलित होते हैं। इनका पोषण होलोजोइक होता है अर्थात ये उपभोक्ता होते हैं। कभी कभी प्लांटी तथा फंगी को एक वर्ग में तथा मोनेरा एवं प्रोटिस्टा को एक वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार जीवों को 3 समूह प्रोटोटिस्टा यानी मोनेरा प्लस प्रोटिस्टा, एनिमिलिया यानी प्लांटी प्लस फंगी में विभाजित किया गया है। ये टेबल में देखें। 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम। नंबर 1 प्रोटोटिस्टा में 4 किंगडम में आता है मोनेरा और प्रोटिस्टा। 5 किंगडम में भी मोनेरा और प्रोटिस्टा आता है। प्लांटी में प्लांटी, इधर 5 किंगडम में प्लांटी और फंगी आता है। एनिमिलिया में 4 किंगडम में भी एनिमिलिया और 5 किंगडम में भी एनिमिलिया है। वर्गीकरण की सबसे नवीन शाखा कैरियोटैक्सोनॉमी है जिसमें जीवों के गुणधर्मों यानी क्रोमोसोम की संख्या तथा संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीवों की वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस ने संसार की विभिन्न भाषाओं
को ध्यान में रखते हुए सभी जीवों को पूरे संसार में एक समान नाम से जानने हेतु एक वैज्ञानिक नाम दिया, जिसे द्विनाम पद्धति कहा जाता है। यह पद्धति कैरोलस लिनियस के लिखित जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है जो दो शब्दों का बना होता है। प्रथम नाम वंश का नाम तथा दूसरा नाम जाति का नाम रहता है। वंश का नाम तथा प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। कुछ जीवधारियों के नाम और वैज्ञानिक नाम। साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। मनुष्य ह्यूमन, होमो सेपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है। फ्रॉग मेढक का वैज्ञानिक नाम राना तिग्रिना है। खरगोश रेबिट का वैज्ञानिक नाम ऑर्कियो। रेबिट खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस। बिल्ली कैट का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। डॉग कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स। काऊ गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। भैंस बेफोलो का वैज्ञानिक नाम बुबालिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। वाघ टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टिग्रस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। तेलचट्टा यानी कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनिटा अमेरिकना। मैंगो यानी आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। धान का यानी पेड़ी का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटेवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर यानी पी का वैज्ञानिक नाम पीसम सेटिबियम। मटर यानी पी का वैज्ञानिक नाम है पीसम सेटिबियम। चना यानी ग्राम का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनम। सरसों यानी मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज। अमरूद यानी गाभा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम पेसिडियम गुवा। आलू यानी पोटैटो का वैज्ञानिक नाम सोलेनम टबरोसम। केला यानी बनाना यानी केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पेराडिसिका। टी का वैज्ञानिक नाम कोमिलिना साइनेसिस। प्याज ओनियन का वैज्ञानिक नाम एलियम केपा या सीपा। तंबाकू टैम्बोको का वैज्ञानिक नाम निकोटीना टोबेकम। गुलाब यानी रोज का वैज्ञानिक नाम रोजा सेंटिफोलिया। फूलगोभी यानी कॉलीफ्लावर का वैज्ञानिक नाम बासरिका ओलिरेसिया बोट्रिलिस। कोशिका विज्ञान कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवदर्भ प्रोटोप्लाज्म या मटमेले ग्रे रंग का लसदार अर्धपारदर्शक गाढ़ा तरल पदार्थ है। इसका घनत्व पानी से अधिक होता है तथा जल की मात्रा के अनुसार घटता बढ़ता है। जीवदर्भ में जल का औसत मात्रा 65 से 75% होती है, किंतु यह घटती बढ़ती रहती है। पादप जीवदर्भ में जल की मात्रा 90% तक या इससे अधिक होती है। जीवदर्भ का 95% का भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है: ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%। जीवदर्भ में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है।
हैक्सले हैक्सले के अनुसार जीव द्रव जीवन का भौतिकी आधार होता है। जीव द्रव को सर्वप्रथम कोर्टी ने 1771 ईस्वी में जीवित कोशिका में देखा था। जीव द्रव का नामकरण सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 1840 ईस्वी में किया था। डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में जीव द्रव को सारकोड की संज्ञा दी थी। कोशिका के भीतर जीव द्रव दो भागों में बटा रहता है। नंबर 1, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, यह केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दूसरा, केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म, यह केंद्रक के भीतर होता है। पेशीय कोशिका में जीव द्रव में साइक्लोप्लाज्म तथा तंत्रिका कोशिका में न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका सेल्स, जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक, क्रियात्मक एवं अनुवांशिक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम हुक ने सन 1665 ईस्वी में बताया था। सेल शब्द ग्रीक भाषा के सेलुला शब्द से उत्पन्न होता है। पीपीएलओ पेलुरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। इसका व्यास 0.1 माइक्रो से 0.25 माइक्रो होता है। शतुरमुर्ग मुर्गी के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका व्यास 170 गुना 135 मिलीमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, जो 3 से 3.5 फीट तक लंबी होती है। आरबीसी लाल रक्त कण मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है, जिसका औसत व्यास 7.2 माइक्रो से यानी 1 माइक्रो बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है, यानी 7.2 माइक्रो होता है। मनुष्य के शरीर लगभग 60 गुना 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। 1838-39 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणी शास्त्री स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, तथापि सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। नंबर 4, कोशिका का निर्माण जिस भी क्रिया द्वारा होता है, इसमें केंद्रक निर्माणकर्ता की भूमिका अदा करता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में रिक्तता यानी वैक्यूल्स का विकास होता है और जंतु कोशिका में रिक्तिका यानी छोटा या अनुपस्थित होती है। चौथा नंबर, पादप कोशिका में तारक का यानी क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में तारक का उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति, और यूकैरियोटिक कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। केंद्रक में प्रोकैरियोटिका नहीं होती है या अल्प विकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित रहता है। केंद्रक झिल्ली में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित रहता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका 70S प्रकार का है और यूकैरियोटिक कोशिका 80S प्रकार का है। डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक कुंडली का बना रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 2 कुंडली का बना रहता है। कोशाभिका
प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु का होता है और यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु का होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइलाकोइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। गोल्गी काय प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता और यूकैरियोटिक में रहता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है और यूकैरियोटिक में होता है। कोशिका विभाजन इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल पादप कोशिका में पाया जाता है और सेल्यूलोज का बना होता है। पौधों में सेल वॉल में हेमीसेल्यूलोज एवं पैक्टिन एसिड भी पाया जाता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु में सेल वॉल प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड के संयुक्त यौगिक रहते हैं। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन एक जीवित, लचीली, छिद्रयुक्त, अर्धपरागम, चयनात्मक एवं अत्यंत ही पतली झिल्ली है। झिल्ली को सर्वप्रथम नेगली और क्रेमर यानी 1855 ने देखा जिसे ई ओवरटन यानी 1899 में कन्फर्म किया। इस झिल्ली में 7 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले अनेक छिद्रयुक्त मौजूद होते हैं। झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होता है। यह झिल्ली वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावे सिथालिक एसिड इत्यादि की बनी होती है। इस झिल्ली की रचना के संबंध में रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तथा सिंगर एवं निकोलसन ने तरल मोज़ेक सिद्धांत दिया था। यह झिल्ली कोशिका को बाहरी सुरक्षा देने के साथ ही साथ पदार्थों को कोशिका के अंदर एवं बाहर आने जाने में सहायता प्रदान करता है। सेंट्रोसोम इसकी खोज सर्वप्रथम बोवेरी ने की थी। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके भीतर जो 2 छोटी बेलनाकार रचनाएं पाई जाती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय इससे तारक किरणें निकलती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे ऑर्गेस्ट्रोप्लाज्म भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम के.आर. पोर्टर ने किया था। जब इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित रहते हैं तो उसे रूखड़ा एवं जब राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं तो इसे चिकना कहते हैं। यह वसा एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम इसे सर्वप्रथम ब्राउन एवं रॉबिन्सन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका तथा जी.ई. पिलार्डे ने जंतु कोशिका में देखा था। यह राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, 70S एवं 80S। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में एवं 80S यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह प्रोटीन उत्पादन का स्थल है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने 1850 में रेखित पेशीय की कोशिकाओं में किया था। ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कोशिका में इसकी संख्या सामान्यतः 50 से 2000 तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में अंगुलीनुमा
रचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। यह कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है, अतः इसे कोशिका ऊर्जा का घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी काय सर्वप्रथम इटली के तंत्रिका वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी ने बार्न उल्लूक के तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय की खोज की थी। प्लांट सेल यानी अकशेरुकी एवं इनवर्टेब्रेस कोशिकाओं में यह छोटी छोटी रचनाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। इन्हें डिक्टियोसोम्स कहते हैं। यह सूक्ष्म नालिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका से स्रावित होने वाले पदार्थों को यह बाहर निकालने में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। लाइसोसोम इसे सर्वप्रथम 1955 में क्रिश्चियन डी डुवे ने देखा था। इसके भीतर कुल 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। पाचन के दौरान फट जाने पर इसके एंजाइम कोशिका में फैलकर उसे नष्ट करने लगते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लवक प्लास्टिड यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक एवं अवर्णिक लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, इसके भीतर पर्णहरित यानी क्लोरोफोल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसके भीतर उल्टी सस्तरियों जैसे रचना पाई जाती है, थाइलाकॉइड कहा जाता है, जिसे थाइलाकॉइड कहा जाता है, तथा इसके समूह को ग्रेनम कहते हैं। कोशिका में हरित लवक की संख्या 1 से 80 तक हो सकती है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, अतः इसे कोशिका की रसोई कहा जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। बर्निंग लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, हरे रंगों को छोड़कर अन्य रंगों से युक्त लवकों को वर्णिक लवक कहते हैं। यह पुष्प, फल भित्ति, बीज इत्यादि भागों में पाया जाता है। वर्णिक लवक के उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन इत्यादि है। अवर्णिक लवक यह रंगहीन होता है, जो साधारणतः जड़ों में पाया जाता है। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। रसधानी वैक्यूल्स यह कोशिका की निर्जीव रचना है। यह पादप कोशिका में अधिक विकसित होती है, परंतु जंतु कोशिका में छोटी होती है। स्फेरोसोम्स यह सक्रिय मेटाबोली यानी उपापचयी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। यह तैलीय भ्रूणपोषी बीजों एवं फ्लोएम ऊतक की चलनी नालिकाओं में अधिक पाई जाती है। केंद्रिका न्यूक्लियस यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो समस्त कोशिकाओं का नियंत्रक भी कहलाता है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। एक केंद्रक वाले कोशिकाओं को एक केंद्रकीय तथा एक से अधिक केंद्रक वाली कोशिका को बहुकेंद्रकीय कहते हैं। स्तनधारियों में लाल रक्त कण आरबीसी एकमात्र ऐसा कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक 4 भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1 केंद्रीय झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव और क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय लंबे एवं पतले सूत्र के रूप में स्पष्ट हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम बाल्डेयर ने 1888 में किया था। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। गुणसूत्र का निर्माण हिस्टोन, प्रोटीन एवं डीएनए के द्वारा होता है। गुणसूत्र की रचना
का अध्ययन स्पष्ट रूप से कोशिका विभाजन के मेटाफेज अवस्था के दौरान किया जाता है। गुणसूत्र के भीतर जेली जैसे गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई देता जिसे क्रोमोनीमाटा कहते हैं। क्रोमोनीमाटा लगभग 8 सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है। गुणसूत्र के मध्य में सेंट्रोमियर नामक रचना पाई जाती है जो इसे 2 बाहों में बांटता है। प्रत्येक जीवों के गुणसूत्रों की निश्चित संख्या होती है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण का विवरण निम्नलिखित है। कॉमन नाम, जूलॉजिकल नाम और क्रोमोजोम। इसे एक जगह अंतिम में देख लेंगे जब बायोलॉजी खत्म होगा। कॉमन राउंड वॉर्म में 2 क्रोमोजोम होता है। मॉस्किटो यानी मच्छर में 8 क्रोमोजोम होता है। फ्रूट फ्लाई यानी मक्खी में 8 क्रोमोजोम होता है। कैट में 38 क्रोमोजोम होता है। माउस मतलब चूहा में 40 क्रोमोजोम होता है। रेबिट में 44 क्रोमोजोम होता है। ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम होता है। हॉर्स में 64 क्रोमोजोम होता है। डॉग में 78 क्रोमोजोम होता है। हाउस फ्लाई में 12 क्रोमोजोम होता है। हनी बी में फीमेल में 32 और मेल में 16 क्रोमोजोम होता है। रेट यानी चूहा में 42 क्रोमोजोम होता है। हाइड्रा में 32 क्रोमोजोम होता है। कार्प में 104 क्रोमोजोम होता है। टोड़ा में 22 क्रोमोजोम होता है और पिंजन यानी कबूतर में 80 क्रोमोजोम होता है। केंद्रक अम्ल यह केंद्रक में पाए जाने वाला अम्ल है जिसे न्यूक्लिक भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक नीसर ने किया था। केंद्रक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए दूसरा आरएनए। डीएनए डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में भी पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में भी पाया जाता है। केंद्रक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में निम्नलिखित 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं। नंबर ए फास्फोरिक एसिड H3PO4। नंबर बी पेंटोसार्क यह भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीऑक्सी राइबो शुगर केवल डीएनए में पाया जाता है और राइबो शुगर केवल आरएनए में पाया जाता है। नंबर सी नाइट्रोजन युक्त क्षार यह भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एडेनिन दूसरा गुआनिन। पायरीमिडीन इसके 3 प्रकार के होते हैं जैसे साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। डीएनए कुंडलित रचना है जिसके बारे में सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। प्रत्येक कुंडली में फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित होता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार में एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ एवं साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है। गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है और एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। क्षार जोड़ों के बीच उपस्थित बंधन हाइड्रोजन बंधन कहलाते हैं। डीएनए के एक कुंडली में 10 क्षार जुड़े रहते हैं। एक कुंडली की लंबाई 34 संरचना तथा लंबाई 20 संरचना होती है। डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका के लिए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। डीएनए एवं आरएनए में अंतर। डीएनए एवं आरएनए। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस के लिए अनुवांशिक पदार्थ है। दूसरा, डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। डीएनए में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक भी पाया जाता है और डीएनए का केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक एवं लवक में पाया जाता है। डीएनए द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स रचना है। आरएनए एक कुंडलित रचना है परंतु कुछ में यह 2 कड़ी वायरसेस का बना होता है।
डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। डीएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन एवं साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ा रहता है और आरएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। और डीएनए में डुप्लीकेशन होता है, आरएनए में डुप्लीकेशन नहीं होता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया था। 1908 ईस्वी में हर्टविग ने कोशिका विभाजन के लिए कर्ण प्लाज्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका विभाजन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, असूत्री विभाजन। यह विभाजन केवल एक कोशिकीय जीवों एवं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा इत्यादि में होता है। नंबर 2, समसूत्री विभाजन। यह विभाजन विकसित जीवों के कायिक या वर्धी कोशिका में होता है। इस विभाजन के बारे में सर्वप्रथम वाल्टर फ्लेमिंग ने बताया था। नंबर 3, अर्धसूत्री विभाजन। इस विभाजन के बारे में सर्वप्रथम बीजमैन ने बताया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। नंबर 1, कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक विभाजन। दूसरा, साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका विभाजन। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिकी कोशिका में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से 2 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से 4 नए कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में नए बने कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पुराने कोशिकाओं के ही समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में नए बने कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पुराने कोशिकाओं की आधी होती है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका का एक ही बार विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में इस विभाजन में एक कोशिका का 2 बार विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज छोटा होता है और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में विभाजन का प्रोफेज छोटा होता है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज लंबा होता है। अनुवांशिक, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।